एपिसोड की शुरुआत में रिक को दिखाया जाता है। वो वॉकी टॉकी पर मॉर्गन तक मैसेज पहुंचा रहा होता है कि उसे उसकी फैमिली मिल गई है और अटलांटा सेफ नहीं है, वो वॉकर्स से पूरी तरह से भरा हुआ है। इधर एंड्रिया एमी को अभी भी गोद में लेकर बैठी होती है। लॉरी उसे समझाने जाती है कि वो एमी की बॉडी को फ्यूनरल के लिए ले जाने दे, लेकिन एंड्रिया उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। रिक एंड्रिया के पास जाता है, लेकिन वो गन तान देती है, जिस कारण से रिक को वहाँ से लौटना पड़ता है। डैरल रिक को कहता है कि उन्हें एमी को एंड्रिया से जल्दी ही दूर करना होगा, क्योंकि एमी किसी भी वक्त वॉकर में बदल सकती थी। फिर डैरल एंड मोराल्स वहाँ पड़ी हुई वॉकर्स की बॉडीज़ को बर्न करने के लिए ले जाने लगते हैं। ग्लैन उन्हें ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि वो लोग डेड बॉडीज़ को दफनाया करते हैं। डैरल अपने भाई के साथ किए गए व्यवहार को लेकर गुस्सा करता है और फ्रस्ट्रेटेड होकर वहाँ से चला जाता है। जैकवी एंड जिम भी बॉडीज़ को इकट्ठा कर रहे थे। जैकवी जिम की शर्ट पर लगे हुए ब्लड को देख लेती है और वो उससे पूछती है कि क्या उसे बाइट किया गया है। जिम जैकवी से कहता है कि ये डेड बॉडीज़ का ब्लड होगा, लेकिन जैकवी उसके बाइट के निशान को देख लेती है और चिल्लाने लगती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। जिम घबरा जाता है और एक शॉवल लेकर सभी को दूर हटाने लग जाता है। टी-डॉग पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। डैरल उसकी शर्ट हटाकर सभी को उसके बाइट का निशान दिखा देता है। अब पूरा ग्रुप डिस्कस करता है कि जिम के साथ क्या किया जाए। रिक उसे जिंदा मारने के लिए तैयार नहीं होता। उसे CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल की याद आती है, जहां उस डिजीज़ का क्योर ढूंढा जा रहा था। CDC अटलांटा से 25 मील दूर थी। शेन उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें उस जगह जाना चाहिए जहां पर मिलिट्री का बेस है, और वो जगह अटलांटा के अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जगह लगभग 100 माइल्स दूर थी। शेन के अकॉर्डिंग उन्हें वहां पर खाना और सिक्योरिटी मिल जाएगी। रिक कहता है कि अभी CDC से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि वहां उन्हें जिम के लिए क्योर मिल जाए और वो ठीक हो जाए। रिक कहता है कि उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि डिज़ास्टर एंड टेररिस्ट अटैक के वक्त भी CDC को प्रोटेक्ट कर लिया गया था। अगर अभी भी कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है तो CDC इस वक्त उनके लिए सुरक्षित होगा। रिक जिम को RV के बेडरूम में शिफ्ट कर देता है। डेल एंड्रिया के पास आता है और उसे प्यार से बात करता है। वो उसे अपनी वाइफ के कैंसर स्ट्रगल के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो उन दोनों बहनों के लिए कंसर्न था। एंड्रिया उसकी बात सुनकर एक नेकलेस एमी को पहना देती है, जो वो उसे बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी। डैरल एड के स्कल को तोड़ रहा था, तो वहाँ पर कैरोल आती है और कहती है वो खुद अपने हस्बैंड के स्कल को क्रैश करना चाहती है, और वो एक्स से एड के सर पर वार कर देती है। इधर एमी की बॉडी में हरकत होने लगती है और वो वॉकर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड्रिया उसे गन से शॉट कर देती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रिक एंड शेन ग्रेव्स खोद रहे थे। शेन रिक को कैंप छोड़कर अटलांटा जाने के लिए टॉन्ट करता है। रिक उसे कहता है कि वो अगर गन्स लेकर न आया होता तो आज सभी जिंदा नहीं होते। इधर जिम को हेलुसिनेशंस होने लग जाते हैं। उसे अपने चारों तरफ वॉकर्स ही वॉकर्स दिखाई देने लग जाते हैं। रिक आकर देखता है कि जिम को बहुत तेज़ फीवर हो गया है। जिम की हालत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है और वो खांसने लगता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। रिक समझ नहीं पाता कि वो जिम को बचा पाएगा भी या नहीं। बाहर शेन लॉरी को कन्विंस करने लगता है कि वो रिक की CDC जाने के फैसले के बारे में रिक से बात करे। लॉरी पहले से ही शेन से नाराज़ है। उन दोनों की आपस में छोटी सी बहस होती है। तभी रिक RV से बाहर निकलता है। लॉरी शेन की ओर देखते हुए सभी को वहाँ बुलाकर कहती है कि उनका CDC जाने का प्लान अब फाइनल हो गया है और सभी अगले दिन CDC जाने के लिए रेडी रहें। रिक एंड शेन फॉरेस्ट में जाकर और वॉकर्स को ढूंढ रहे होते हैं और वो उन्हें मार देते हैं। शेन एक बार फिर रिक को कन्विंस करने की कोशिश करता है। रिक शेन को इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता है और उनके अच्छे के लिए ही सोच रहा है। तभी झाड़ियों में से अचानक कुछ आवाज़ आती है और वो दोनों तब अलग अलग डायरेक्शंस की ओर चल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि शेन ने रिक को अपने गन पॉइंट पर निशाना बनाया हुआ था और वो कुछ सेकंड तक रिक की ओर देखता है, लेकिन तभी वहाँ पर डेल आ जाता है।
शेन उसे अपनी सफाई में कहता है कि वो लोग वॉकर्स की खोज कर रहे थे। शाम के टाइम फिर एक बार रिक वॉकी टॉकी पर मॉर्गन के लिए एक मैसेज ड्रॉप करता है कि वो लोग सीडीसी जा रहे थे और वो उम्मीद करता है कि मॉर्गन ड्वेन के साथ उसे सीडीसी में ही मिले। दूसरे दिन सुबह सभी सीडीसी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। मोराल्स उन्हें आकर बताता है कि अब वो अपनी फैमिली के साथ बर्मिंघम जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर उसका पूरा परिवार रहता था। रिक उसे सेफ्टी के लिए अपनी एक गन दे देता है। मोराल्स के जाने के बाद पूरा ग्रुप सीडीसी के लिए रवाना हो जाता है। ग्लेन के पास वहाँ जाने के लिए मैप था। रास्ते में डेल की आरवी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। रिक आरवी में लेटे हुए जिम के पास जाता है। जिम बहुत परेशान था और वो कहता है कि वो लोग उसे यहीं पर छोड़ दें क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी चल रही है उसकी हालत और ख़राब हो रही है। रिक बाहर आकर सभी को जिम की विश के बारे में बताता है। सभी मेंबर्स जिम को बाहर लाकर एक पेड़ के सहारे बिठा देते हैं। सभी जिम को गुड बाय कहते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं। फिर हम एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर एक डॉक्टर जेनर कैमरा के सामने बोल रहे थे। डॉक्टर जेनर बोलते हैं कि इस बीमारी को फैले हुए आज 63 डेज हो चुके हैं और उन्हें अभी तक इस डिजीज़ का कोई भी क्योर नहीं मिला है, लेकिन उन्होंने इस बीच बिल्डिंग की पावर को सेव करने का तरीका ढूंढ निकाला था। वो बहुत दिनों से यहाँ पर अकेले ही अंडरग्राउंड थे। फिर डॉक्टर को एक लैब में दिखाया जाता है जहाँ वो एक टिश्यू के सैंपल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वो उसके रेडी होने का वेट करते हैं। वे बीकर के पास आते हैं, तभी गलती से उनके पास में रखा हुआ कोई केमिकल टिश्यू सैंपल पर गिर जाता है। लैब में अलार्म बजने लगता है और कंप्यूटर से आवाज़ आने लगती है। वो आवाज़ वार्न करती है कि वहाँ की एयर टॉक्सिक होना शुरू हो चुकी है। डॉक्टर जेनर जल्दी से डिकंटामिनेशन सेंटर जाते हैं और वहाँ खुद को सैनिटाइज करते हैं। डॉक्टर जेनर की लैब में आग लग जाती है। मॉनिटर पर एक बार फिर से डॉक्टर अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वो कहते हैं कि अब उनके पास एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी सैंपल नहीं बचा है। वो कहते हैं कि वो जानते हैं यहाँ उनकी बातों को सुनने वाला कोई भी नहीं है और वो अगली सुबह खुद को खत्म कर लेंगे। उधर दिन छिपने तक रिक एंड ग्रुप सीडीसी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर भी वॉकर्स की बॉडीज इधर उधर बिखरी हुई थी। इनका ग्रुप धीरे धीरे सीडीसी की ओर बढ़ता है। सीडीसी की बिल्डिंग चारों तरफ से ब्लॉक थी। उनके आने से अंदर एक अलार्म बजने लग जाता है जिससे डॉक्टर जेनर को किसी आउटसाइडर के आने का पता चल जाता है। वे सीडीसी के अंदर थे और अपने मॉनिटर से सबको वॉच कर रहे थे। इधर सीडीसी के बाहर पूरा ग्रुप देखता है कि वॉकर्स उनके करीब आने लगे थे। शेन फिर रिक को सजेस्ट करता है कि वे लोग अपना इरादा बदल लें, लेकिन तभी उन्हें एंड्रिया बताती है कि उनका तो अब फ्यूल भी खत्म हो चुका है, इसलिए वो अब कहीं भी नहीं जा सकते हैं। रिक सभी को शांत करने की कोशिश करता है, तभी उसकी नज़र वहाँ पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। उसे उस सीसीटीवी कैमरा में कुछ मूवमेंट दिखाई देती है तो रिक समझ जाता है कि कोई उन्हें अंदर से वॉच कर रहा है। वो शटर पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है और उसे खोलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। पूरा ग्रुप रिक पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उन्हें लगता है कि अंदर कोई भी नहीं है, तो रिक क्यों ये यूजलेस काम कर रहा है। शेन रिक को पकड़कर वहाँ से एक और ले जाता है। तभी वो लोग देखते हैं कि शटर का दरवाज़ा खुल जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां शेन हॉस्पिटल में रिक को देखने गया था। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारे आर्मी के लोग हॉस्पिटल स्टाफ पर गोलियां चला रहे थे और इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे। शेन एक नर्स को उसकी हेल्प करने को कहता है पर वो वहां से डरकर भाग जाती है। शेन अपनी गन निकालता है और रिक से कनेक्टेड सभी ट्यूब्स एंड वायर्स निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि वो मशीन्स चल रही थी और रिक उनके कारण ही जिंदा है। शेन रिक को उठाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रिक कोमा में था तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी वहाँ पर 2 आर्मी के लोग कमरे में झांकने के लिए आते हैं। शेन उन्हें देखकर रिक के बेड के पीछे छिप जाता है। उनके जाने के बाद शेन रिक की हार्ट बीट को चेक करता है। उसे रिक की हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। वो अज्यूम करता है कि रिक मर चुका है। शेन उस कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर निकलते वक्त वो रूम के डोर को एक पेशेंट बेड से ब्लॉक कर देता है। फिर से प्रेजेंट में ले जाया जाता है जहां सर्वाइवर्स का पूरा ग्रुप रिक के साथ सीडीसी के अंदर जा चुके थे। वहां उनकी मुलाकात डॉक्टर जेनर से होती है। डॉक्टर जेनर रिक से वहां आने का कारण पूछता है। रिक उसे बताता है कि वे लोग वहां उस डिजीज के क्योर के लिए आए थे।
डॉक्टर जैनर उन्हें बताते हैं कि एक बार ये डोर बंद होने के बाद दोबारा नहीं खुलेगा। रिक हाँ में सिर हिलाता है। कैरोल को वहाँ घुटन महसूस होती है क्योंकि वो क्लैस्ट्रोफोबिक थी। डॉक्टर जैनर सभी को कंट्रोल रूम में ले जाते हैं और उनकी मुलाकात वहाँ के मास्टर कंप्यूटर से करवाता है। डॉक्टर जैनर उन सबके ब्लड सैंपल्स को ले लेता है। उसके बाद सभी सीडीसी में वाइन एंड ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे थे। रिक सभी को खुश देखकर डॉक्टर जैनर को थैंक्स कहता है। शेन इन सभी सेलिब्रेशंस से बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। वो डॉक्टर जैनर से कहता है कि वो कब बता रहे हैं कि यहाँ सीडीसी में क्या हो रहा था। जैनर उन्हें बताता है कि यहाँ से बहुत सारे डॉक्टर भागकर जा चुके थे और बाकियों ने वहीं पर ही सुसाइड कर लिया था। डिनर के बाद जैनर उन्हें पूरी बिल्डिंग दिखाता है और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट न करने की सलाह देता है। सभी सर्वाइवर्स अपने अपने रूम्स में जाकर हॉट शावर एंजॉय करते हैं। वो लोग इतने दिनों बाद एक सेफ प्लेस पाकर बहुत खुश थे। शेन अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान था। वो शावर लेते लेते बहुत सारी ड्रिंक कर लेता है। इधर लाइब्रेरी से कैरोल सभी बच्चों को सुलाने के लिए ले जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर लोरी आ जाती है। वो अपने पढ़ने के लिए बुक्स ढूंढती है। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है। उसके हाथ में विस्की होती है। वो लोरी को वहाँ खड़ा हुआ देखकर उसे घूरने लग जाता है। वो लोरी को आकर कहता है कि लोरी को अब उसकी बात सुननी होगी। लोरी उसे धकेलने की कोशिश करती है। तब शेन चिढ़ जाता है और कहता है कि वो उससे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकती। शेन लोरी को बताता है कि उसने रिक की हार्ट बीट को चेक किया था और उसे महसूस हुआ था कि रिक मर चुका था। शेन लोरी से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है। शेन उसे ये भी कहता है कि लोरी कार्ल के साथ सेफ है तो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से है। शेन लोरी से ज़बरदस्ती करने लगता है तो लोरी चिल्लाने लगती है और शेन के हाथ और पैरों को बुरी तरह से खरोंच देती है। शेन को तब अपने बिहेवियर पर गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। रात को रिक जब लोरी के पास आता है तो वो देखता है कि लोरी रो रही थी। रिक सोचता है कि लोरी अब तक की बीती हुई घटनाओं को याद करके रो रही होगी। वो लोरी को शांत करवाने की कोशिश करता है और कहता है कि अब वो लोग यहाँ पर सेफ हैं, इसलिए उसे यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वहाँ का माहौल बिल्कुल ही नॉर्मल होता है। वो सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब जैनर वहाँ पर आता है तो सभी लोग उससे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि वे लोग यहाँ पर सिर्फ खाना खाने नहीं आए थे। जैनर को उन्हें अब वहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना चाहिए। तब जैनर उन्हें कंट्रोल सेंटर की ओर ले जाता है। वो वीआई से ब्रेन स्कैन को शो करने के लिए कहता है। वीआई एक ब्रेन स्कैन को शो करता है। डॉक्टर जैनर उन्हें एक्सप्लेन करता है कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के बीच के सिनेप्सिस मैसेजेस को कैरी करने का काम करते हैं। ये मेमोरीज को स्टोर करते हैं, लेकिन जैसे ही ब्रेन इस वायरस से इफेक्ट होता है तो ब्रेन डेड हो जाता है। सभी को उस ब्रेन में एक बुलेट घुसी हुई दिखाई देती है। एंड्रिया को उसे देखकर एमी की याद आ जाती है कि जब वो वॉकर में कन्वर्ट हुई थी तो उसने उसे ब्रेन में शूट किया था। वो लोग डॉक्टर जैनर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने बुलेट से इस ब्रेन का एंड किया था। तभी डेल जैनर से वहाँ चल रही एक काउंटडाउन क्लॉक को देखकर उसका कारण पूछता है। जैनर उन्हें क्लियर करता है कि वो क्लॉक फ्यूल को इंडिकेट कर रही थी और उस काउंटडाउन क्लॉक में ओनली 1 घंटे का ही टाइम बचा था। इसका मतलब उस बिल्डिंग में अब सिर्फ 1 घंटे का ही फ्यूल बचा हुआ था। कंप्यूटर 6 उन लोगों को एक्सप्लेन करता है कि वो काउंटडाउन 0 होने पर यहाँ डिकंटामिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। रिक, टी-डॉग, शेन एंड ग्लैन वहाँ बेसमेंट में जनरेटर्स को देखने के लिए जाते हैं और वो जनरेटर्स उन्हें खाली मिलते हैं। तभी बिल्डिंग की इमरजेंसी लाइट शुरू हो जाती है। जैनर इस वक्त बैठकर एक लेडी की पिक्चर को देख रहा था जो कि उसकी वाइफ थी। सर्वाइवर्स का ग्रुप बहुत ही पैनिक हो जाता है और वो लोग डॉक्टर जैनर के पास पूछने जाते हैं। जैनर उन्हें बताता है कि अब इमरजेंसी लाइट चालू होने के बाद बिल्डिंग का पावर अपने आप क्लोज होना शुरू हो जाएगा और बिल्डिंग चारों ओर से अपने आप ही क्लोज होना शुरू हो जाएगी। वो बताता है कि यहाँ के कंप्यूटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि पावर जाने के आखिरी सेकंड तक भी वो ऑन रहेंगे। तब बिल्डिंग का डिकंटामिनेशन होने में सिर्फ 30 मिनट्स बचे थे। रिक जैनर की बात सुनकर डर जाता है और अपने लोगों को अपना अपना सामान समेटकर तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलने को कहता है। तभी इमरजेंसी अलार्म बजना भी शुरू हो जाता है। सभी देखते हैं कि जैनर ने उन लोगों को कंट्रोल सेंटर के अंदर ही लॉक कर दिया था। जैनर उन्हें कहता है कि अब स्ट्रगल करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि डोर्स जब अपने आप क्लोज होते हैं तो वो ओपन नहीं हो पाते। जैनर कहता है कि उसने रिक को ये बात एंटर करते टाइम ही बताई थी। रिक जैनर को वहाँ का डोर ओपन करने के लिए कहता है।
जैनर उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अब लोगों को शांति से आने वाली मौत का सामना करना चाहिए क्योंकि ये डेथ पेनलेस होगी। शेन एंड डेरल ये बात सुनकर बुरी तरह से डर जाते हैं। वो एक्स और गन लेकर उस डोर को तोड़ने लग जाते हैं। जैनर उन्हें कहता है कि ये डोर्स इतने मजबूत हैं कि रॉकेट लॉन्चर से भी ये नहीं टूट सकते। शेन गुस्से में आ जाता है और जैनर के सर पर गन रख देता है और उसे वो डोर ओपन करने के लिए कहता है। रिक शेन को शांत करवाता है। रिक जैनर से कहता है कि जब उसे कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी तब उसका सीडीसी में रुकने का क्या कारण था। जैनर उसे कहता है कि उसने किसी से प्रॉमिस किया था जो कि उसकी वाइफ थी। उसकी वाइफ एक बहुत ही बड़ी साइंटिस्ट थी और अगर कोई इस बीमारी का क्योर ढूंढ सकता था तो वो सिर्फ उसकी वाइफ ही थी। रिक एंड लॉरी जैनर को कहते हैं कि उन्हें भी अपनी लाइफ जीने का एक चांस मिलना चाहिए। जैनर उनकी बात सुनकर कन्विंस हो जाता है और दरवाज़ा खोलने के लिए रेडी हो जाता है। वो डोर खोल देता है और कहता है कि उनके पास इस बिल्डिंग से निकलने के लिए सिर्फ 4 मिनट ही बचे हुए हैं। सभी लोग अपना सामान उठाकर बाहर भागने लगते हैं। वो लोग देखते हैं कि बाहर का दरवाज़ा पूरी तरह से क्लोज है। वो खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं। तब कैरोल रिक की यूनिफॉर्म से निकला हुआ ग्रेनेड उसे दे देती है। रिक उसकी हेल्प से वहाँ पर ब्लास्ट करता है और सब विंडो से बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और अपनी वैन की ओर भागने लगते हैं। जैक्वी जैनर के पास ही रुक जाती है और वो कहती है कि वो अपनी मौत अपने तरीके से ही चाहती है। वो वोकस की बाइट से नहीं मरना चाहती। एंड्रिया भी एमी की मौत से बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो भी वहीं पर रुक जाती है। डेल एंड्रिया को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न था। वो एंड्रिया को पहले तो बाहर ले जाने की कोशिश करता है लेकिन एंड्रिया के न मानने पर वो उसके पास खुद भी बैठ जाता है। एंड्रिया जब देखती है कि डेल उसके कारण अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है तब वो डेल को लेकर बाहर निकल जाती है। पूरा ग्रुप वैन से वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी लॉरी डेल एंड एंड्रिया को देखकर उन्हें रुकने के लिए कहती है। डेल एंड एंड्रिया वैन के पास नहीं पहुँच जाते और वो लोग वहीं पर रखे हुए सैंडबैग्स के पीछे छिप जाते हैं। इधर जैक्वी एंड जैनर अंदर ब्लास्ट से कुछ सेकंड पहले एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं और वो लोग उस ग्रुप पर नज़र रखे हुए थे। जैसे ही एंड्रिया एंड डेल सैंडबैग्स के पीछे छिपते हैं बिल्डिंग में बहुत ज़ोर से एक्सप्लोशन होता है और पूरी बिल्डिंग विस्फोट से उड़ जाती है। एंड्रिया एंड डेल आरवी के अंदर पहुंच जाते हैं। रिक आरवी को स्टार्ट करता है और उनका पूरा ग्रुप वहाँ से निकल जाता है।